ज़ाहिर है सूरत हाल ऐसी है कि ये खदशा पैदा हो रहा था कि कहीं जंग की तरफ तो दोनों ममालिक नहीं जा रहे हैं, मगर आज 2 दिन के वक्फे के बाद जब मार्केट्स खुली हैं तो कहीं ना कहीं इस्तेहकाम के साथ खुली हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पैनिक नज़र आ रहा हो। आपको लगता है कि क्योंकि दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया इसराइल ने, जवाब दे दिया ईरान ने, तो उनकी भी जो मैसेजिंग थी वो हो गई और इसराइल ने भी 99% मिसाइल रोक कर डेटरेंस दिखा दी, तो मामला यहाँ ख़त्म हो सकता है या आपको मामला अभी भी बढ़ता नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि मामला ख़त्म तो शायद ना हो, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। उसके कई असबाब हैं। देखिए, ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो एक रेड लाइन खींच रहा है कि आप इस तरह से इम्प्यूनिटी के साथ हमारे लोगों को न मारें तीसरे ममालिक में। इसराइल ये पैगाम देना चाहता था कि IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, उसके जो लोग इसराइल के करीबी मुल्कों में मसलन शाम में बैठ के, लुबनान में बैठ के, इराक में बैठ के मनसूबाबंदी करते हैं इसराइल के खिलाफ और इक़दाम करते हैं, हम उनको मार सकते हैं और जहां मिलेंगे हम मार देंगे। उन्होंने मार दिया। उसके बाद ईरान ने डिटरेंस दिखा दी और कहा कि हम भी आप पे हमला कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 2-3-4% ही हमारे मिसाइल आप तक पहुंचे, लेकिन इस बार हमने 220 भेजे, अगली बार हम 1000 भेज सकते हैं, तो उसमें उसका 5% काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन बाकी सारी दुनिया भी ये चाहती है और इन ममालिक की अपने अवाम भी ये चाहते हैं कि जंग ना हो और एस्केलेशन ना हो। लेकिन इजराइल में सियासी मजबूरियां हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर वो आज इलेक्शन हो तो वो हार जाएंगे। उनके पास एक ही कंस्टिट्यूंसी बची है और वो है इंतहा पसंद इसराइलियों की। और अगर उन्होंने ताकत न दिखाई तो फिर इंतहा पसंद इसराइलियों में भी बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि इसके पास तो ताकत नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अभी कुछ और करेंगे, लेकिन वो ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो। और अगर एस्केलेशन होनी शुरू हुई तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब मुदाखलत करके इसराइल को ये कहेंगे कि अपना हाथ रोको। ये याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और यूरोपियन यूनियन के बाज़ ममालिक के रहनुमा ये कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इक़दाम भी एक ऐसा इक़दाम हो सकता है जिससे नेतन्याहू साहब को नुकसान पहुंचेगा, तो वो भी अपना हाथ रोक के रखेंगे, अगरचे ईरान और इसराइल के मौजूदा तनाज़े का फ़लस्तीनी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब और ऐसे सिनेरियो में जब इसराइली काबीना के बाद भी जो खबर आई है, जो इसराइली मीडिया कोट कर रहा है, वो ये कि ईरान को नुकसान पहुंचाना है, काबीना ने ये फैसला किया है, मगर ये भी फैसला किया है कि जंग नहीं करनी है। मगर ऐसे मामलात में जब नुकसान या जो जवाब देना है वो ख्वाहिश ना भी हो तो प्रेशर इतना आ जाता है, चाहे वो ईरानी हुकूमत पर हो या इसराइली हुकूमत पर। नेतन्याहू को जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो इतना पॉपुलर हो गए, आपके ख्याल में अगर इस साइकिल में चले जाएँ तो एक जंग का खतरा बहरहाल रहता है? देखिए, जंग का खतरा हमेशा उस वक्त तक रहता है जब तक दो मुल्कों के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी हो और दोनों के मामलात में कोई तनाव भी हो, तो वो तो हमेशा होता है। लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान जुग्राफियाई फासला ऐसा है कि दोनों के लिए एक दूसरे से बराह रास्त जंग करना इतना मुमकिन नहीं है। उनको और दूसरे ममालिक को साथ मिलाना होगा और इस वक्त उनमें से कोई मिलने को तैयार नजर नहीं आता। इराक, उर्दन, फिर मिस्र, ये वो ममालिक हैं कि जो इसराइल के करीब, ज़्यादा करीब हैं। इराक की सरहद उर्दन से मिलती है, उर्दन की इसराइल से मिलती है, मिस्र की सरहद इसराइल से मिलती है और लुबनान की सरहद मिलती है। लुबनान में हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीनी तनाज़े के बढ़ने के बाद, गज़ा में हमले होने के बाद, 30,000 लोगों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने शुमाली महाज नहीं खोला और लुबनान से हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर। तो उससे ये लगता है कि हिजबुल्लाह भी मोहतात बैठी है, वो अपनी तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय होता नहीं देखना चाहते। मज़ाहिमत हो या मफाहिमत, हर सूरत में हर एक को अपने अपनी ताकत का सही अंदाज़ा करना होता है। अगर किसी ने गलत अंदाज़ा किया तो उसको उसका नुकसान हो जाएगा। मतलब और जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, अब ज़ाहिर है ये कहा गया कि जो दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर हमला हुआ उसके लिए भी सदर बाइडेन ने उन्हें मना किया था, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। गज़ा के मामले पर भी कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो वो नहीं मानते हैं। मदद मांगते हैं अपने इत्तेहादियों से, लेकिन मशवरा नहीं मानते हैं। अब बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस सब कह रहे हैं कि जी जंग की तरफ ना जाए इसराइल। अमेरिका कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं मगर जंग में आपका साथ नहीं देंगे। आपको लगता है कि इस दफ़ा वो मशवरा मान लेंगे या जो उनकी अपनी अनपॉपुलैरिटी है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल कंपल्जन्स है, उसी की बात मानते नजर आएंगे? देखिए, वो उनको बैलेंस करना है और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत बड़े बैलेंसिंग एक्ट के माहिर हैं। वो खिताबत भी दिखा देते हैं
और बड़ी बात भी कर जाते हैं। गालिबन वो कुछ हमारे यहाँ के लोग की तरह हैं कि बयान भी दे दो, तकरीर भी सख्त कर दो, उसके बाद खामोशी के साथ पतली गली से निकल भी जाओ, तो उनको ये काम आता है। मेरा ये ख्याल है कि वो ऐसा ही करेंगे कि कोई ऐसा इकदाम करेंगे कि जिसको वो कह दें कि हम कामयाब हो गए। आप देखिए गजा के मामले में भी उन्होंने बाज़ चीज़ें मानी हैं और बाज़ चीज़ें नहीं मानी, और जो चीज़ें नहीं मानी उनके ऊपर भी थोड़ी सी एहतियात बरतने की कोशिश की, लेकिन उनको पता है कि इसराइल को नुकसान उनके मौक़िफ़ का हो चुका है। वो सतह जो मगरबी ममालिक में उनकी हमदर्दी की होती थी, इसराइल की हमदर्दी की, वो कम हो गई है। 7 अक्टूबर को सारी मगरबी दुनिया गुस्से में थी कि शहरियों को मारा हमास ने और बच्चों तक को कत्ल कर दिया, लेकिन वो सारा असर ज़ाइल हो गया। और मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त है कि उनको भी कुछ अपने जो उन्होंने पत्थर इधर उधर फेंक दिए हैं, जो बचे हैं संग, वो उन्हें भी समेटने होंगे, और मेरा ख्याल है कि वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए जो गजा का मामला है वो तो इसराइल में ये कहा जा सकता है कि हमारी बका का मामला है, लेकिन ये ईरान का मामला और किसी को जो आपके खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहा है उसको मारने का मामला, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मामला है। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में लोगों में उस तरह के जज्बात नहीं होते जैसे किसी बात के बरह रास्त रद्द अमल के नतीजे में होते हैं। कल भी अगर ईरान के कोई मिसाइल इसराइल में गिरते, इस तरह के इसराइलियों का बराह रास्त नुकसान होता, लोग मारे जाते, तो शायद इसराइलियों में ज़्यादा गुस्सा होता है। इस वक्त तो खुद इसराइल में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी रिस्ट्रेंट ही रखो, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां भी हैं, हमारी मईशत भी है, हमारा मुस्तकबिल भी है, सब कुछ दाव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़ाहिर जब इस किस्म की सूरत हाल हो, बहुत सारे जज्बाती दावे और जज्बाती बातें हर तरफ से हो रही होती हैं। अब जो गज़ा की सूरत हाल है, एक ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू पर डोमेस्टिक बड़ा प्रेशर है, आए रोज़ उनके अपने मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनसे रिज़ाइन का मुतालबा हो रहा हो, ये सूरत हाल गज़ा के मामले से अगरचे मुंसलिक नहीं है, मगर गज़ा के मामले को नुकसान पहुँचाती है या फ़ायदा पहुँचाती है, डाइवर्ट करती है सूरत हाल को, नेतन्याहू को एक ब्रीदिंग स्पेस देती है या उन पर दबाव बढ़ाती है? नेतन्याहू का तो ये ख्याल है कि उनको ब्रीदिंग स्पेस देती है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिली या नहीं। देखिए इसराइल की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो बड़ी मुस्तैद हैं, बड़ी तरबियत याफ्ता हैं, उनके पास बड़ी सलाहियत है, लेकिन इसके बावजूद उनके जितने आदमी गजा के मार्के में मारे गए हैं उतने उनके दूसरे मुकाबलों में नहीं मारे गए। तो इसलिए इसराइली जो राय आम्मा है उसमें ये बात तो है कि भाई तुमने ऐसी जंग शुरू की है और उसको इस तरह से लड़ रहे हो कि जिसके नतीजे में हमारा ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है, और अभी तक कामयाबी भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुमने हमास को शिकस्त दे दी। तुम कहते हो 15,000 तुमने हमास के जंगजू जो हैं वो मारे हैं, लेकिन अगर 15,000 मारने के बाद भी तुम्हें मज़ाहमत का सामना है और तुम्हें मुकाबला करना पड़ा, तो इसका मतलब है तुम बहुत कामयाबी से लड़ नहीं रहे, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस कमज़ोर है। और तुम्हारा पहली बार भी तो तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर था 7 अक्टूबर को, जिसकी वजह से हमास इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो गई। तो इसलिए कोशिश उनकी ये होगी कि डाइवर्ट करें। मेरा ये ख्याल है कि डाइवर्ट होता मामला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ईरान के ऊपर गरजने बरसने का उनको ये फ़ायदा ज़रूर है कि कम से कम उनकी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उनके गिर्द जमा हो गई है कि हाँ वाकई इसराइल की बका को ईरान की इंतहा पसंदी से ख़तरा है। अच्छा, और ईरान इस वक्त कितना ईरान के ऊपर असर रसूख चीन या रूस का हो सकता है कि इस सारी उन्होंने ज़ाहिर तशवीश का इजहार किया है इस सारे मामले पर, क्या ऐसे ताल्लुकात और ऐसा असर रसूख है कि ईरान इन दो ममालिक की सुन रहा हो इस सूरत हाल में? ये देखिए कि ईरान को सुनना पड़ेगा उन दो, क्योंकि इस वक्त बड़ी ताकतों में वही उसके साथ हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ कोई ऐसी करारदाद आती है जिसके नतीजे में नई पाबंदियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां ईरान पर लगाने की बात हो, तो उसमें उसको वीटो चाहिए होगा। वो वीटो या चीन करेगा या रूस करेगा या शायद दोनों करें। दूसरी बात यह है कि रूस और चीन के मफादात इस वक्त ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जंग ना होने से वाबस्ता हैं। मशरिक़ वस्ता का तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार अब अमेरिका नहीं रहा, अब मशरिक़ वस्ता के तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार चीन है। इसी तरीके के साथ अगर मशरिक़ वस्ता की जंग में मशरिक़ वस्ता में जंग होने की वजह से तेल की कीमतों पे असर पड़ता है, तो उसका बहुत बड़ा असर रूस पे भी पड़ेगा, जो पहले से ही बहुत सारी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में इस वक्त फंसा हुआ है
और जिसकी सबसे बड़ी कमोडिटी जो वो दुनिया में बेचता है या दूसरों को बेचता है वो ऑयल एंड गैस ही है। तो इसलिए इन लोगों के ये सारे इक़्तिसादी मामलात भी हैं। दूसरी बात है कि उसूली तौर पर भी उन दोनों में से किसी मुल्क को कोई फायदा इस बात का नहीं होगा कि इसराइल और ईरान एक दूसरे पर तीसरे चौथे मुल्कों के अंदर और बैनुल अक़वामी पानियों के अंदर बम और मिसाइल गिराते फिरें। अच्छा, और ईरान की तरफ से जब जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका की तरफ से मारा गया तो इराक में जो अमेरिकी 2 बेसेस हैं उन पर हमला किया, मगर इसी तरीके से हमला हुआ कि कोई जानी नुकसान उसमें भी नहीं हुआ था। अब सदर ट्रंप तो दावा करते हैं कि मुझे बताया गया था ईरान की तरफ से हमले से पहले कि हम कर रहे हैं मगर नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया उसको ज़ेरे फैक्ट चेक करता है कि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। ये जो हमला हुआ है इससे पहले खुद ईरान कह रहा है कि हमने 72 घंटे पहले बताया था इस हवाले से कि जी हम हमला करेंगे, और अमेरिका को इस हवाले से आगाह किया गया था। आपको लगता है ये अलामती ही है बजाय इसके कि जंग की तरफ बढ़ने के लिए है? बहुत महंगा अलामती मुजाहरा है अगर ये अलामती है तो, क्योंकि ईरान के भी $200-250 मिलियन के मिसाइल और ड्रोन इसमें ज़ाया हुए हैं, और दूसरी तरफ इसराइल को भी तकरीबन 550 मिलियन और 1.5 बिलियन के दरमियान खर्च करना पड़ा उन मिसाइलों को रोकने के लिए, जो आयरन डोम उनका एक उनकी सलाहियत है। तो महंगा दोनों को पड़ा है। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं और अमेरिका, इन सब को किसी न किसी तरीके के साथ ईरान ने ये सिग्नल ज़रूर दिया था कि हम यानी एस्केलेशन करने के लिए, जंग की सतह बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिसाब चुकाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।